ये नाम जो बैटल के होते हैं ये उस जगह पर जहाँ पे ये लड़ी जाती है उस मैदान का नाम या उस टाउन का नाम, क्योंकि कलकत्ता में बंगाल में एक जगह है जहाँ पे है प्लासी, तो उस जगह पे लड़ी गई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश फोर्सेस के दरमियान में। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ब्लैक होल। ब्लैक होल भी इससे रेलेवेंट है। अब ब्लैक होल जो है वो इससे पहले हुआ और उसके नतीजे में, उसके रिज़ल्ट में बैटल ऑफ प्लासी होती है। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब हैं। अब मैं यहाँ पर दोबारा से मैप बना रहा हूँ इंडिया का, अगर गलत मलत बने तो आप माफ़ कर दीजिएगा। बंगाल के नवाब हैं, ये है बंगाल, बी कैपिटल के साथ में बना रहा हूँ। और कलकत्ता तकरीबन यहाँ है, और कलकत्ता में कौन है? ब्रिटिश अपनी बेस बना के बैठे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उनकी बेस है। बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला, वो भी फ्रेंच के साथ उनका अलायंस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रेंच और ब्रिटेन दोनों आपस में लड़े हैं, घर में भी और यहाँ पर भी, इंडिया में भी, कि कौन हिंदुस्तान की टेरिटरी पे कब्जा करता है। बंगाल में सिराजुद्दौला को फ्रेंच प्रोवोक करते हैं कि आप कलकत्ता की जो बेस है ब्रिटिश की, उस पर अटैक करें। अब सिराजुद्दौला अटैक करती हैं 1756, यानी इस बैटल से एक साल पहले। अटैक तो कर देती हैं लेकिन वो उसको होल्ड नहीं कर पाते, इसलिए उनको रिट्रीट करना पड़ता है। मगर एक वहाँ पे ट्रेजेडी भी हो जाती है कलकत्ता में। कलकत्ता में उन दिनों में ह्यूमिड एनवायरनमेंट था और गर्मी भी बहुत थी, तो उन्होंने जो ब्रिटिश सोल्जर्स उनके कुछ लोगों को, ब्रिटिश लोगों को कैद कर दिया एक छोटे से तहखाने में, एक बेसमेंट में। एक छोटा सा कमरा था जिसकी कोई वेंटिलेशन भी नहीं थी, कोई खिड़की भी नहीं थी, और ये कहा जाता है कि बहुत सारे सोल्जर्स जो कैद थे वो सफोकेशन की वजह से मर गए, और जो कुछ बचे उन्होंने बाद में ऐसी हॉरिबल स्टोरीज सुनाई कि वो उस ट्रेजेडी का नाम ब्लैक होल ट्रेजेडी पड़ जाता है। उनके बकौल कि हम एक दूसरे का पसीना चूसते थे अपनी प्यास को बुझाने के लिए, और कुछ ने तो अपनी वेन्स को काट लिया ताकि वो अपना ब्लड पी के अपनी प्यास को बुझाएं, और सफोकेशन का ये हाल था कि लोग सांस बंद होने की वजह से मर रहे थे वहाँ पर। ये बात जब ब्रिटेन में गई तो लोगों को बहुत गुस्सा आया, उसके प्रेस ने इसको उछाला और एक तरह से कैंपेन चली कि नवाब सिराजुद्दौला से बदला भी लिया जाए। इसके बारे में एक और एनालिसिस है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस ब्लैक होल ट्रेजेडी को बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया गया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश किंग से मैक्सिमम वेपन्स और सपोर्ट लेना चाहती थी इन देयर डिज़ायर टू अनेक्स बंगाल। वो उनको सपोर्ट मिल गई, और जब उनको सपोर्ट ये मिलती है तो फिर वो सपोर्ट के साथ अपने एक बड़े बेहतरीन जनरल रॉबर्ट क्लाइव को भेजते हैं सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ वॉर करने के लिए। अब रॉबर्ट क्लाइव की फोर्सेस बहुत थोड़ी हैं, दे आर आउट नंबर्ड बाय द लार्जर साइज ऑफ सिराजुद्दौला's फोर्सेस, लेकिन बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से, डिप्लोमेसी की वजह से रॉबर्ट क्लाइव की ये छोटी सी फ़ौज सिराजुद्दौला को डिफ़ीट कर देती है, और सिराजुद्दौला की जो लाश है वो एक दरिया में से मिलती है। मगर एक खुफिया वेपन था उनके पास, और वो था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला की फ़ौज का कमांडर था, यानी कि उनका चीफ जनरल जिसको बोलते हैं वो था। वो ट्रेटर बन चुका था, अंदर खाने में वो ब्रिटिश के साथ मिल चुका हुआ था, और ब्रिटिश ने उसको वादा दिलाया था कि अगर ये वॉर जीत गए तो वो बंगाल के गवर्नर के तौर पर उसको लगा देंगे, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने मीर जाफ़र को गवर्नर बना दिया। अब आगे की कहानी क्या है? मीर जाफ़र जो है जब गवर्नर बना तो उसको लगा कि, पहले तो उसको लगा था कि मैं एक इंडिपेंडेंट गवर्नर हूँगा, सॉरी गवर्नर नहीं, उनको नवाब बना दिया। गवर्नर
रॉबर्ट क्लाइव खुद बन बैठे। अब मीर जाफ़र को पहले तो लगा था कि मैं बंगाल का नवाब हूँगा, इंडिपेंडेंट जैसे पहले नवाब थे सिराजुद्दौला, लेकिन ऐसा ना हो सका। वो एक पपेट नवाब बने और सही पावर गवर्नर के पास ही, गवर्नर ब्रिटिश था जो कि रॉबर्ट क्लाइव था। और वो एक मीर जाफ़र अपनी टेरिटरी आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश को देता जा रहा था, सारा रूल वो कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसको ख्याल आया कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ, मैंने तो ये सारा इसलिए किया था कि मैं खुद इंडिपेंडेंट नवाब बनूंगा। जब मीर जाफ़र के बारे में पता चला कि वो तो अब रिबेलियस होता जा रहा है ब्रिटिश को, तो उसको हटा दिया गया और उसके बेटे को, जिसका नाम था मीर कासिम, उसको बनाया गया नवाब। अब जब मीर कासिम को नवाब बनाया गया तो मीर कासिम ने आते ही ये सोचना शुरू किया कि क्यों ना मैं ब्रिटिश को यहाँ से निकाल दूँ। मीर कासिम ने अपनी नेबरिंग स्टेट्स के साथ एक अलायंस किया, यानी बंगाल के साथ एक इलाका आता है, उसको कहते हैं। मीर कासिम ने अपनी जो साथ वाली रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, नेबरिंग स्टेट्स, उनके साथ एक अलायंस बना लिया। जैसे कि यहाँ पर बिहार है और बिहार के साथ यहाँ पर अवध है, तो बंगाल, बिहार और अवध, इनका आपस में अलायंस हो गया। बिहार में मुग़ल प्रिंस था उस वक़्त, मुग़ल बादशाह दिल्ली में अपने मिनिस्टर्स से, जो कि बहुत पावरफुल हो चुके थे, उनसे डर के बिहार में बैठा हुआ था। तो बिहार, बंगाल और अवध का आपस में अलायंस हुआ और फिर एक और बैटल हुई, और उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर या बैटल ऑफ बुक्सर, उसमें दोबारा से रॉबर्ट क्लाइव अपनी फोर्सेस को लेके गए और तीनों की जॉइंट फोर्सेस को हरा दिया। हराने के बाद अब ब्रिटिश का बिहार में भी एक तरह से इन्फ्लुएंस पैदा हो गया, बल्कि उनका कब्ज़ा हो गया। यहाँ पर बिहार के साथ एक और इलाका लगता है जिसको कहते हैं उड़ीसा, उड़ीसा में भी उनका कंट्रोल हो गया। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उनका कंट्रोल हो गया, और अवध में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। अवध पे कब्ज़ा नहीं किया, लेकिन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया। जो नवाब वहाँ का था उसको पपेट बना लिया। अब ये दो क्वेश्चंस आपके पूरे हो गए। बैटल ऑफ प्लासी क्या है, रॉबर्ट क्लाइव कौन है, और उसके अलावा बैटल ऑफ बक्सर क्या है। बैटल ऑफ प्लासी क्या है, सिराजुद्दौला का अटैक कैलकाटा बेस के ऊपर, ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ, ब्रिटेन में एक गुस्सा, एंगर इन ब्रिटेन, रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड द नवाब, और बंगाल इन 1747 एट प्लासी, मीर जाफर वाज ए ट्रेटर। देन आफ्टरवर्ड्स बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई। नेक्स्ट नवाब कौन था, मीर कासिम था। ही ज्वाइंट हैंड्स विद बिहार एंड अवध टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट। फिर उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आ गया। रॉबर्ट क्लाइव ने अगेन डिफीटेड द जॉइंट फोर्सेस इन 1764। ही कैप्चर्ड बिहार एंड ओडिशा, और इसके बाद फिर रैम्पेंट एक्सप्लॉयटेशन हुई बंगाल की। बंगाल को बुरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स ने लूटा, कभी टैक्सेस की सूरत में, कभी करप्शन की सूरत में, कभी जो स्नैचिंग की सूरत में। और बंगाल की हरी भरी ज़रखेज़ और फर्टाइल लैंड के ऊपर जो इंडियन फार्मर्स थे, उनके ढांचे पड़े होते थे, बट दे वर नॉट allowed to eat the crop they grew. Most of that crop and their output went into the coffers of Britain to sell in the international market. और वो इतनी बड़ी एक्सप्लॉयटेशन की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब इंटरवीन करने का वक्त आ गया है। हमने तो ट्रेडर्स को खुली छुट्टी दी हुई है कि जो मर्ज़ी करते रहें हिंदुस्तान में, लेकिन जो ख़बरें वहाँ से ब्रिटेन में आ रही थी वो ये थी कि बहुत लूटमार हो रही है, लोग बड़े तंग हैं, और करप्शन और मिस गवर्नेंस का एक बाज़ार गर्म है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट देन कम्स इन, पार्लियामेंट में शोर मचना शुरू हुआ ब्रिटेन में, और कहा गया कि रॉबर्ट क्लाइव को पकड़ा जाए और इसको सज़ा दी जाए और एक अच्छा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर लेके आया जाए। तो फिर इस तरीके से ब्रिटिश ने इंटरवीन किया ताकि इम्प्रूव किया जा सके गवर्नमेंट को, और इसमें फिर एक लॉ पास हुआ
ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। इसको कहते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1773। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो कम से कम आपको ये याद रहना चाहिए कि एक एक्ट पास हुआ। उस एक्ट के तहत EIC को कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भाई अच्छी गवर्नमेंट दो, लोगों से इंसाफ करो, करप्शन और मिस गवर्नेंस का बाजार गर्म करो। दैट वाज द फर्स्ट एक्ट केम फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियंस। फिर उसके बाद जब मामला ठीक नहीं हुए तो फिर 1784 में, यानी कि नेक्स्ट एक और एक्ट आया, इसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। आपको ईयर याद ना हो तो डजंट मैटर, आप ये कह सकते हो कि पहले एक एक्ट आया कि ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट ट्रेडर्स हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी ऑफिशियल है, उन्होंने अपने प्राइवेट ट्रेडर्स को कहा कि अपनी गवर्नेंस को अच्छा करो। जब मामला हल नहीं हुआ तो उन्होंने एक और लॉ दिया, इसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के ज़रिए से उन्होंने कहा कि भाई आप ट्रेडर्स हो, आप सिर्फ ट्रेड करो, गवर्नमेंट हम करेंगे, हमारा काम है गवर्नमेंट करना। तो इस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, यानी कि गवर्न करने की पावर्स ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर से ले ली और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद गवर्नमेंट करना शुरू कर दी। यानी प्रोविंसेस बनाए, जहाँ जहाँ पर बेसिस मौजूद थी वहाँ पे प्रोविंसेस बनाए, उनके गवर्नर्स लगाए, अपनी आर्मी वहाँ पे लेके आए, आर्मी को भी खुद से कंट्रोल करेंगे। फिर पुलिस का सिस्टम बनाया, एक लीगल सिस्टम बनाया और फिर अपना एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाया। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिर बाकायदा कंपटीशन के एग्जामिनेशंस होंगे लंदन में, वहाँ से ब्रिटिश लोग भर्ती हो गए, इंडिया में आया करेंगे और वो गवर्न किया करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया करेंगे। ट्रेडर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी एडमिनिस्ट्रेशन को, ये यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी एक जो है तब्दीली थी जो कि इंडिया में आई 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में। लेकिन एक बात मैं बताता जाऊं कि अभी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे जो कि ब्रिटेन में कंपटीशन के पेपर्स दे के आ रहे थे, ये सिर्फ ब्रिटिश होंगे, गोरे होंगे, ये इंडियंस नहीं होंगे। इसका मतलब है कि इंडियंस को अभी एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर नहीं मिला था। नेक्स्ट आते हैं आगे। फिर अब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने गवर्नेंस अपने हाथ में ले ली और थोड़ी देर के लिए एक्सपेंशन जो रुक गई थी लूट मार की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया। यानी एक्सपेंशन जो इंडिया के अंदर एक्सपेंशन है। एक रियासत है जो मैं अभी आपको यहाँ पे नक्शा बना रहा हूँ, यहाँ पे एक रियासत है मैसूर की, इस साइड के ऊपर जहाँ पे आज केरला है। वहाँ पे टीपू सुल्तान थे और टीपू सुल्तान एक लोहे का चना बने हुए थे ब्रिटेन के लिए। और टीपू सुल्तान के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो फ्रेंच के साथ अलायंस में थे और उनको पता था कि ब्रिटिश के साथ अगर लड़ना है तो फिर आपके पास मॉडर्न वेपनरी होनी चाहिए। तो टीपू सुल्तान ने फ्रेंच से बहुत सारी कैनन बॉल्स लिए हुए थे और वेपन्स भी मॉडर्न थे उस वक़्त के, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश को बहुत पहली वाली बैटल्स में भी हराया था। और ये बहुत बड़ी बात है, इंडियंस में से कोई एक आदमी ऐसा था जिसने ब्रिटिश को हराया था बैटल्स में और वेपन्स के साथ, और बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उनके पास। लेकिन आखिरकार 1799 में एक बहुत बड़ी फौज भेजी, एक पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ पे लगी तो वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया था। उन्होंने अटैक किया मैसूर को, ये मैसूर की रियासत है, और इस पे अटैक किया और उसके बाद इस पे कब्ज़ा कर लिया। पहले ही यहाँ पर हैदराबाद दक्कन था जो कि ब्रिटिश का एक तरह से पपेट था, और फिर दोबारा से यहाँ तक उनकी एक्सपेंशन बन गई। 1803 में क्या होता है, आपको पहले ही बताया था कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार यहाँ तक तो ब्रिटिश पहले ही पहुँच चुके हुए थे। ये जो हैदराबाद दक्कन है ये भी ऑलमोस्ट ब्रिटिश के ही अलायंस में थी। नीचे तक अब आ चुके हुए थे मैसूर तक, और मराठास भी अब
आराम से ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, वो भी ब्रिटिश के सपोर्टे बने हुए थे। ख़ासतौर पे मराठास ने सपोर्ट की थी ब्रिटेन की, और हैदराबाद दक्कन ने भी सपोर्ट की थी ब्रिटेन की मैसूर को शिकस्त देने में। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ तक इन्फ्लुएंस जो है ब्रिटेन का बढ़ चुका था। अब दिल्ली जो है बहुत कमज़ोर हो चुका था। दिल्ली ऑलमोस्ट ऐसा ही था कि उसकी जो पावर है और जो सेंट्रल रूल है वो सिर्फ नेबरिंग इलाकों तक ही श्रिंक होकर रह गई थी। लेकिन आखिरकार 1803 में ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं दिल्ली में दाखिल हो जाती हैं। मुगल्स को वो कहती हैं, मुग़ल रूलर को कहती हैं, शाह आलम थे शायद उस वक़्त, उनको कहते हैं कि आप रूल करें, हम आपको डिपोस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारी प्रोटेक्शन में होंगी, यानी हम आपको वजीफ़ा देंगे, आपको पैसे देंगे, आप उस पैसे के साथ बाकी जो लोग आपके पास दरबार में हैं उनकी सैलरीज़ देंगे, लेकिन आप और कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ कोर्ट तक महदूद रहेंगे और दिल्ली से आगे आप नहीं जाएंगे। फॉरेन पॉलिसी हमारे हाथ में रहेगी और बाकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं आप हमारी, यानी कि बादशाह भी एक तरह से ब्रिटेन का पपेट बन गया। 1818 में आखिरकार मराठास जो कि ब्रिटिश के साथी थे मैसूर की वॉर में, लेकिन बहरहाल मराठास में से कुछ मराठास ऐसे थे जिनमें शर्म अभी बाकी थी और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते थे, तो आखिरकार मराठास को भी 1818 में तकरीबन शिकस्त दे दी। ब्रिटिश यहाँ तक आ गए। आगे देखते हैं। अभी आगे हमें पता है कि एक यहाँ पे फोर्स थी, क्योंकि दिल्ली तक अब तो ब्रिटिश आ चुके थे, आगे कैसे जाते? आगे सिख थे और सिखों के एक बहुत बड़े लीडर हैं रंजीत सिंह। अभी ओ लेवल में एक क्वेश्चन भी आया है कि कौन कौन से वो लीडर्स हैं जिन्होंने ब्रिटिश को रेजिस्ट किया था। तो आप कह सकते हैं कि मीर जाफ़र थे, वो रूलर थे, उन्होंने रेजिस्ट किया। मीर कासिम थे, उन्होंने रेजिस्ट किया। उसके बाद मैसूर के नवाब हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान, उन्होंने रेजिस्ट किया। और फिर सिखों के एक लीडर थे जिनका नाम था रंजीत सिंह, उन्होंने रेजिस्ट किया था। रंजीत सिंह एक बड़ा पावरफुल लीडर था। रंजीत सिंह जो है उस वक़्त जो पंजाब, ये वाला पंजाब है, ये वाला कश्मीर, उसके बाद जो KPK का इलाका है वो भी पंजाब में शामिल होता था, ये सारा इलाका जो है ये रंजीत सिंह के पास था। जब तक तो रंजीत सिंह ज़िंदा रहा तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह मर गया उसके बाद फिर उसके बेटे जो है आपस में लड़ना शुरू हो गए और इतना काम ख़राब हो गया कि सिख एम्पायर कमज़ोर पड़ गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश ने सिखों को भी वॉर्स में हरा कर तो कब्ज़ा कर लिया, तो यहाँ तक आ गए। लेकिन इससे पहले सिंध के ऊपर भी कब्ज़ा किया था, ये है सिंध। अब सिंध के ऊपर कैसे कब्ज़ा किया था? क्योंकि सिंध जो था उसके कुछ अमीर थे, उसके रूलर्स थे, उन्होंने ट्रीटी साइन की हुई थी ब्रिटिश के साथ कि भाई आप हमें कुछ ना कहिएगा, हम आपको रैंसम देते रहेंगे। मामला चल रहे थे। रंजीत सिंह के साथ ब्रिटिश ने एक ट्रीटी साइन की कि आप और हम मिल के अफ़गानिस्तान में रशिया को दाखिल नहीं होने देंगे। उस वक़्त यहाँ से रशिया जो था, उस वक़्त रूस था वो, यानी रशिया, वो कोशिश कर रहा था कि अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाए। और ब्रिटेन डरते थे रशिया से कि अगर वो अफ़गानिस्तान में आया तो फिर उसके बाद वो इंडिया में भी दाखिल होने की कोशिश करेगा। सिखों और ब्रिटेन के दरमियान में एक अग्रीमेंट था कि रशिया को यहाँ पे नहीं आने देना। ब्रिटेन ने ब्रिटिश फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, लेकिन 1940s में, लेकिन 1840s में, लेकिन अफ़गानियों ने उनको शिकस्त दे दी और तकरीबन सारी फ़ौज कत्ल कर दी। अब इस जो शिकस्त है, इस डिफ़ीट की जो शर्म है, उसको मिटाने के लिए ब्रिटिश ने सिंध के ऊपर हमला कर दिया ताकि अपना रोब जमाए रखें कि हम मुसलमानों से शिकस्त खा के आए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान ताकतवर हो गए हैं। उन्होंने सिंध की ईंट से ईंट बजा दी और यहाँ पे हालांकि उनकी फ्रेंडशिप ट्रीटी एक सिंध के साथ साइन की थी, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश ने सिंध को कैप्चर कर लिया। तो तकरीबन ये इतना हिस्सा जो है उनके पास आ गया। अब आगे रही बात सिखों की, तो सिखों के साथ मुख्तलिफ वॉर्स हुई और वॉर्स के ज़रिए से ये सारा इलाका सिखों से भी छीन लिया। और ये है एक किस्सा
कि किस तरीके से ब्रिटिश ने सारे का सारा एरिया जो है कब्ज़ा किया। इसके आगे आते हैं, देखें जी, एक्सपेंशन कंटिन्यूड, एनेक्सेशन ऑफ सिंध आफ्टर द डिफीट इन अफगानिस्तान। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से सिंध को कैप्चर किया। 1841 में अफगानिस्तान पे हमला किया था और सिंध को फिर जब उनको शिकस्त हो गई, डिफीट हो गई अफगानिस्तान में, तो अपनी शर्म को मिटाने के लिए दे अटैक्ड सिंध एंड दे प्लंडर्ड इट। नॉट ओनली प्लंडर्ड इट बट नेक्स्ट देयर रूल इन सिंध। एक रंजीत सिंह एक और बड़ा लीडर था, another leader who threatened the British. After his death in 1839, Punjab was gradually lost. 1839 में रंजीत सिंह फौत हुए और उसके बाद फिर पंजाब आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गया। Later on, क्योंकि पंजाब भी जब निकल गया हाथ से, तो ब्रिटिश को लगा, क्योंकि ब्रिटिश ने पंजाब के अंदर NWFP का इलाका भी आता था और रंजीत सिंह ने ये जो NWFP का इलाका है वो अफ़गानिस्तानियों से या अफ़गान से छीना था। यहाँ तक ये NWFP का इलाका आता है और अफ़गानी, क्योंकि यहाँ इस एरिया को अफ़गानी भी कहा जाता था और ये फाटा का एरिया है या पख्तून एरिया ये वाला। लेकिन ब्रिटिश को इसकी इम्पॉर्टेंस का पता था, वो समझते थे कि ये जोग्राफिकल बॉर्डर हमारा बनेगा क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स हैं और माउंटेनस टेरेन जो होती है वो एक नेचुरल और साइंटिफिक बॉर्डर होता है। यानी वहाँ पे थोड़ी सी फोर्सेस भी हम रख दें तो आप उसको डिफेंड कर सकते हो, लेकिन अगर प्लेन एरिया हो तो डिफेंड करने के लिए बहुत बड़ी फ़ौज भी रखनी पड़ती है। तो 1893 में जो ब्रिटिश सेक्रेटरी थे सर डेवरेंट मोतिमर, उनका नाम था सर डेवरेंट मोतिमर, उन्होंने अफ़गानिस्तान के जो रूलर थे अमीर अब्दुर्रहमान, उनके साथ एक ट्रीटी साइन की थी और उस ट्रीटी के तहत उन्होंने ये बॉर्डर खींचा था और कहा था कि ये जो NWFP का इलाका और फाटा का इलाका है ब्रिटेन में रहेगा और बाकी जो इलाका है वो अफ़गानिस्तान, ना अफ़गानिस्तान इंडिया में इंटरवीन करेगा और ना ही इंडिया यानी कि ब्रिटेन जो है अफ़गानिस्तान में इंटरवीन करेंगे, मुदाखलत करेंगे। तो 1893 में दिस इज़ द एग्रीमेंट साइन बिटवीन सर डेवरेंट मोतिमर एंड अमीर अब्दुर्रहमान। तो दैट इज़ ऑल्सो the annexation because they thought that NWFP was a scientific and natural boundary, and natural boundary was important to keep keep the defense. आगे प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्यों, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो उस वक्त इंडिया में मौजूद थी और आपको पता है 1947 में जब पाकिस्तान बना तो बहुत सारी तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको कहा गया या इंडिया के साथ ज्वाइन करें या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन। उनका क्या रोल है? उनका यही इशू है कि ब्रिटेन ने उन प्रिंसली स्टेट्स को इजाज़त दे दी थी कि आप रूल करें, प्रिंसेस, राजास, नवाब्स, के आप अपनी अपनी टेरिटरी में रूल करें, मगर ब्रिटिश के पपेट बन के रहें। यानी ब्रिटिश मेजर पॉलिसीज़ आपकी बनाएंगे और आप ब्रिटिश को एक रैंसम या एक टैक्स दिया करेंगे, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो टैक्स है वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें या याशियाँ करें, लोगों के ऊपर हुकूमत करें, गवर्नेंस सिस्टम बनाएं, लेकिन मेन फॉरेन पॉलिसी हमारे पास रहेगी, डिफेंस हमारे पास रहेगा और हमारा एक एडवाइज़र रहेगा आपके साथ, उसको कहते थे रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट एडवाइज़र रहेगा, वो आपको हर मामले में एडवाइस देगा और जो वो एडवाइस देगा आपको मानना पड़ेगा। वो एडवाइज़र ही सही हुक्मरान था। आप समझिए कि जो मुख्तलिफ प्रिंसली स्टेट्स थी, दे वर जस्ट द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश and they were directed by these British advisors who were called as British residents। तो वो प्रिंसली स्टेट्स का मामला ये है।